बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट 3 रेगुलर टेस्ट सेशन जो हमारा चल रहा है उसमें यूनिट वाइज का टेस्ट 3। क्वेश्चन नंबर 181 है, द बोर्ड्स आर स्पेशल बिल्ड या द बोर्ड आर स्पेशली बिल्ड। देखिए, जब हम इंग्लिश में हम एक वर्ड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। पेपर में हमारे पास अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें मॉडिफायर का क्वेश्चन दिया जाता है। मॉडिफायर में पहला मॉडिफायर हमारे पास एडजेक्टिव है, दूसरा मॉडिफायर है हमारे पास बेटे एडवर्ब। एडजेक्टिव आपने याद रखना है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, दो चीज़ों को मॉडिफाई करता है। नाउन को मॉडिफाई करेगा या किसको मॉडिफाई करेगा, प्रोनाउन को। लेकिन एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, यानी कि एक्शन को, दूसरे एडवर्ब को, जिसके लिए जैसे हम हमारे पास वेरी का वर्ड है, हमारे पास सो का वर्ड है, ये हम इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी के तौर पे। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। और सबसे ज़रूरी है कि एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। जहाँ पर आपको एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन ज़रूरत है, जहाँ पर आपको एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडवर्ब यूज़ करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। जैसे हमारे पास होता है, आपने डाइंग सन वाले चैप्टर में आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आपके पास है एक्सट्रीम हॉट। तो एक्चुअल में एक्सट्रीम हॉट तो एक्सप्रेशन नहीं बनेगा हमारे पास। हॉट हमारे पास एडजेक्टिव है, इसको हम मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब यूज़ करेंगे। जिस तरह आपके पास चैप्टर है यूज़ ऑफ फोर्स में आपके पास है अनयूजुअल अट्रैक्टिव लिटिल थिंग। ठीक है, अब अनयूजुअल अट्रैक्टिव जो है, अनयूजुअल अट्रैक्टिव हमारे पास करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। अट्रैक्टिव जो है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए। एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन के लिए बेटे हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। आपने ये बात याद रखनी है कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउंस को, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। तो यहाँ पर हमने मॉडिफाई करना है बिल्ड को। ठीक है, और बिल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर। तो इसके लिए हम स्पेशल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, स्पेशली बिल्ड। इसका मतलब हमारा अल्फ़ा और डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। फॉर द डिसेबल्ड आएगा या फॉर द डिसेबल्ड आएगा। देखिए, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। हमने जब भी किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। यानी कि अगर हमने रिच का प्लूरल बनाना है तो हम उसको क्या बनाएंगे, दा रिच। हमने पुअर का प्लूरल बनाना है तो हम उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, दा पुअर के साथ। और एक बात आप जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम इनके साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं, एस यूज़ नहीं करते। यंग का प्लूरल क्या बनेगा, दा यंग। ओल्ड का प्लूरल क्या बनेगा, दा ओल्ड। ब्लाइंड का प्लूरल क्या बनेगा, दा ब्लाइंड। इसी तरह डिसेबल्ड का प्लूरल हमारे पास क्या बनेगा, दा डिसेबल्ड। उसके साथ हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जिसमें स्पेशली सही से यूज़ किया गया है और जिसमें डिसेबल्ड सही से यूज़ किया गया है, उसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। दोनों बातें आपने याद रखनी है कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव्स को। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 182, ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज़। देखिए, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और हम जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ हमें एक वर्ड यूज़ करना होता है, डैट इज़ देन। लेकिन फिर हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें हम देन का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम कंपैरेटिव डिग्री तो यूज़ करते हैं, लेकिन देन की बजाय हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ऑफ का। और जब हम ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें क्या लिखना होता है, दा लिखना होता है। हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं। एक, जब हम सेंटेंस में देन का वर्ड यूज़ ना करें और ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ करें तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं। दूसरा, जब हम एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम आइडेंटिकल क्लॉजेस बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं द हायर यू गो द कूलर इट इज़, द मोर द डिजीज़ वाज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। शेख सादी का सेंटेंस है आपके पास। तो हम कंपैरेटिव डिग्री में जब देन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास हम डेफिनेटली कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले जब हम देन का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमें आर्टिकल यूज़ करना है। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटीज़। अब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटी से। ठीक है, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दिस इज़ द मोर लाइकली। हमारा करेक्ट ऑप्शन मोर लाइकली नहीं हो सकता, हमारा करेक्ट ऑप्शन मोर लाइकली नहीं हो सकता, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, मोर लाइकली। अब जब हमने मोर लाइकली करेक्ट ऑप्शन कर दिया
तो फिर हमें दोबारा देन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोर लाइकली देन डैट नहीं होगा। हम कभी भी नहीं बोलते ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स ही इज़ द स्मार्टर और फिर आगे हम देन का वर्ड यूज़ करें। हमें दोबारा देन का वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑफ का वर्ड लिखा, ऑफ के बाद हमने कंपैरेटिव डिग्री लिखी और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होएगा, अल्फ़ा। सिर्फ ये दो जगह हैं जहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल लिखते हैं, अदरवाइज हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल नहीं लिखते हैं। अभी बल्कि 183 में हमारे पास क्वेश्चन आ भी गया आइडेंटिकल क्लॉजेज का, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो कंपैरेटिव डिग्रीज आएंगी, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल यूज़ करना होगा। जैसे देखें द लोंगर, उसके बाद हॉटर। हम जब दो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो दोनों से पहले हमें क्या यूज़ करना होगा, आर्टिकल। बीटा में देखिएगा द लोंग लिखा हुआ है, ये ठीक नहीं है। चार्ली में द हॉट लिखा हुआ है, ये ठीक नहीं है। डेल्टा में द लोंग लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास सेंटेंस ठीक नहीं है। दो कंपैरेटिव डिग्रीज आएंगी और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमारे पास क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। ये स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ बनता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद अगेन द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल क्लॉजेस। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल क्लॉजेस। एक ही सेंटेंस में जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज आती हैं तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल लिखना होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होएगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास 184, इट हैज़ बीन डैश मोस्ट डिलाइटफुल इवनिंग। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है। हम क्या करते हैं, अगर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक रूल है सुपरलेटिव डिग्री का कि हम जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ करेंगे। हम बोलते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं होगा बल्कि द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, मोस्ट वंडरफुल नहीं होगा बल्कि द मोस्ट वंडरफुल होगा। लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं और हम उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करते हैं, अगर हम सुपरलेटिव डिग्री एक सिंगल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और हम उसके लिए सिंगल नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं और हम उसका कंपैरिजन बाकी किसी चीज़ के साथ नहीं करते हैं, तो फिर हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। जैसे देखें सेंटेंस अगर आप लिखें, मैं बोलता हूँ, अगर आप साथ में लिख लें तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज़ डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक अवेलेबल इन द मार्केट, ये पहला सेंटेंस होगा आपके पास। दूसरा सेंटेंस आपके पास होगा दिस इज़ डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अब अगर आप पहले वाले सेंटेंस को आप देखेंगे तो हम जिस बुक का जिक्र कर रहे हैं उसको हम मार्केट में मौजूद बाकी सारी किताबों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हम इस बुक का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप बाकी चीज़ों के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। पहले वाले सेंटेंस कैसे चलेगा, पहले वाला सेंटेंस चलेगा दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में चूंकि हम इस बुक का कंपैरिजन बाकी किसी चीज़ के साथ नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज़ के साथ, तो हम उसके साथ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक नहीं लिखेंगे बल्कि हम उसके साथ क्या लिखेंगे, आ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पर भी सेम केस है, हम इवनिंग की बात तो कर रहे हैं लेकिन हम इस इवनिंग का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। हम एक सिंगल नाउन को थर्ड फॉर्म के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम इसको, पहली बात तो यह है कि सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल के बगैर नहीं लिखी जाती। दूसरी बात, हम कंपैरिजन नहीं करते हैं तो विदाउट डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। हम डेफिनेट आर्टिकल के साथ नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसको लिखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ। अब इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन है तो डेफिनेटली हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है। मैं लेटर की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ, जिस वजह से हम एन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होएगा, अल्फा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ताकि बात याद रह जाए। टुडेज विक्ट्री इज। अब इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है फिफ्थ। एडजेक्टिव में जब हमने आर्टिकल के रूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने एक रूल पढ़ा था कि हम जब भी डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर मीन जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास इनडेफिनेट नंबर होंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये हमारे पास क्या होंगे, डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर होंगे। हम जब भी पोजीशन बताने के लिए नंबर को यूज़ करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो हम उसका विदाउट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। तो बीटा ऑप्शन हमारा गलत होता है, डेल्टा ऑप्शन हमारा गलत होता है। बाकी हमारे पास दो ऑप्शन बचती हैं, अल्फा और चार्ली। उसके बाद हम आगे चलते हैं, डेट द आयरिश टीम। अब एक और रूल आपने पढ़ा था प्रॉपर एडजेक्टिव, कि प्रॉपर एडजेक्टिव को हम हमेशा किसके साथ लिखेंगे, आर्टिकल के साथ लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल के साथ।
अब प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे हम पाकिस्तान से बोलेंगे पाकिस्तानी, जैसे हम जापान से बोलते हैं जापानीज, हम इटली से बोलते हैं इटालियन। इसी तरह यहाँ पर आयरलैंड से क्या लिखा हुआ है, आयरिश लिखा हुआ है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे फ्रेंच परफ्यूम, हम हमेशा क्या बोलेंगे, द फ्रेंच परफ्यूम। हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे क्यूबन सिगार, हम बोलेंगे द क्यूबन सिगार। चाइनीज़ मोबाइल नहीं होगा, द चाइनीज़ मोबाइल होगा। इसी तरह यहाँ पर आयरिश टीम नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, द आयरिश टीम। तो द आयरिश टीम के साथ जो सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है वो हमारे पास कौन सा है, चार्ली। हमें जहाँ पर भी डेफिनेट नंबर लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हमें उसको आर्टिकल के साथ लिखना है। नंबर 1 बात जो इस क्वेश्चन से हम 2 रूल सीखते हैं, उसमें रूल नंबर 1 ये है, और रूल नंबर 2 जो हम इस रूल से सीखते हैं, जो हमने इस रूल पर अप्लाई किया है, वो ये है कि जहाँ पर भी प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव को हमने आर्टिकल के साथ लिखना है। और प्रॉपर एडजेक्टिव होते कौन से हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 186 है, योर नीड इज ग्रेटर देन। यहाँ तक तो सारे सेंटेंस ठीक हैं, ग्रेटर देन मी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पहले पोजेसिव केस लिखा हो तो बाद में हमें पोजेसिव केस लिखना होता है। 3 वर्ड मैंने क्लास में बार बार बोलकर आपको बताए हैं, एज प्लस हैज, देन, और तीसरा एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, सो प्लस हैज। इनके तीनों के बाद हमें प्रोनाउन का वही केस लिखना होता है जो इनसे पहले आता है। अगर इनसे पहले सब्जेक्टिव केस आएगा तो बाद में सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, अगर इनसे पहले पोजेसिव केस आएगा तो बाद में हम पोजेसिव केस लिखेंगे। बात योर से स्टार्ट हो रही है, बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अल्फा में देखेंगे, योर नीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन। ये हमें ठीक लग रहा है, लेकिन हम जब तक सारे सेंटेंसेस नहीं पढ़ेंगे हम करेक्ट ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। योर नीड इज ग्रेटर टू डैट। अब ग्रेटर के साथ हम टू का प्रेपोजिशन तो कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, तो बीटा ऑप्शन भी गलत होता है। चार्ली ऑप्शन है, योर नीड इज ग्रेटर देन डैट ऑफ मी। तो देन डैट ऑफ मी नहीं हो सकता, हमें डैट ऑफ माइन ही लिखना है, पोजेसिव केस लिखना है, क्योंकि बात किससे स्टार्ट हो रही है, पोजेशन से स्टार्ट हो रही है। तो चार्ली ऑप्शन भी गलत होता है। करेक्ट ऑप्शन जिसमें ग्रेटर के साथ देन लिखा हुआ है, डैट ऑफ लिखा हुआ है और माइन लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 187, डिस्टेंस इज नॉट टेरिबल। जैसे ही बात डिस्टेंस की हो गई तो आपने याद रखना है, फार के बाद हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 2 तरह के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, डिवाइड नहीं करते हम, 2 तरह के सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाते हैं। एक कंपैरेटिव हमारे पास किसके साथ बनते हैं, फार्दर और फारदेस्ट, और एक हमारे पास सुपरलेटिव और कंपैरेटिव किसके साथ बनते हैं, फर्दर और फर्देस्ट। जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस की बात के लिए आपने लाजमी तौर पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है, फार्दर। और जब आप एक्सटेंशन की बात करेंगे, एक्सटेंड की बात करेंगे, मजीद की बात करेंगे, देन आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फर्दर का। जैसे अगर आप अपने किसी दोस्त से पूछते हैं, यार तेरा आगे स्टडी का क्या प्लान है, तो हम उसको ऐसे नहीं पूछते व्हाट इज़ योर फार्दर प्लान, हम उसको पूछते हैं व्हाट इज़ योर फर्दर प्लान। हमें फर्दर का वर्ड हमने यूज़ करना होता है एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंड के लिए, मजीद के लिए। और फार्दर का वर्ड और फारदर्स का वर्ड हमने यूज़ करना होता है डिस्टेंस के लिए। इसका मतलब हमारा सेंटेंस ही डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो फार्दर के वर्ड को हमें वैसे ही हजम नहीं होता। ठीक हो गया। अब दूसरी बात है, जब हम एंड लिखते हैं तो आपको याद होना चाहिए, हम एंड लिखते हैं 2 कंपैरेटिव डिग्री को मिलाने के लिए जब हम कंटीन्यूअस प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, डाइंग सन में आपने एक सेंटेंस पढ़ा था, एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, उसके बाद द टाइड ऑन द सरफेस ऑफ द सन रोज हायर एंड हायर। नियरर एंड नियरर का मतलब क्या, करीब से करीब आता गया, और हायर का हायर एंड हायर का मतलब क्या, बुलंद से बुलंद होता गया। जैसे हम बोलते हैं वीकर एंड वीकर, वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था, हम उसको क्या बोलेंगे, वीकर एंड वीकर। हम 2 कंपैरेटिव डिग्री को लिखते हैं एंड के साथ, और सेम कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। हम कंपैरेटिव डिग्री को एंड के साथ कंबाइन करते हैं, और ये हम करते हैं किसके लिए, कंटीन्यूअस प्रोसेस के लिए, जो कंटिन्यूस स्लो प्रोसेस होता है। फारदर एंड फार नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होएगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है 188, इट इज़ अ ब्यूटीफुल। मैं इसको स्टार कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है क्या, रूल है क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और प्रॉपर रूल्स याद करने के लिए प्रॉपर, मैं आपको वैसे रट्टा मारने का बच्चा रिकमेंड नहीं करता बच्चों को कभी भी, लेकिन ये ग्रामर के कुछ रूल्स जिनको मैं रट्टा मारने का कहता हूँ, उनमें से एक रूल ये है आपके पास। देखिए हमारे पास होता है क्या, जब हम एक ही सब्जेक्ट के लिए, एक ही नाउन प्रोनाउन के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो उनकी ख़ास अरेंजमेंट होती है। अगर आप 2020 नम्स का पेपर देखेंगे तो 2020 नम्स के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, अ ब्राउन स्मॉल वुडन बॉक्स, ठीक है, अ स्मॉल ब्राउन
वुडन बॉक्स, मतलब इन्हीं वर्ड्स को अरेंजमेंट चेंज कर करके हमारे पास लिखा हुआ है। अभी हमारे पास क्या होता है, जब हम इनकी बात करते हैं तो डेफिनेटली हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, साइज़ को लिखेंगे, उसके बाद कलर को लिखेंगे, उसके बाद मटेरियल लिखेंगे। ये एक ख़ास अरेंजमेंट होती है, ये 10 चीज़ें होती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ देखिए हमारे पास क्या आता है, जिसमें सबसे पहले हमारी आती है ओपिनियन। ठीक है, हम ओपिनियन देते हैं चीज़ों के बारे में, ब्यूटीफुल ओपिनियन है, हैंडसम ओपिनियन है, स्मार्ट ओपिनियन है, जो अगली ओपिनियन है। उसके बाद हम सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या आती है, साइज़ कि हमारे पास साइज़ क्या होता है, हम साइज़ मेंशन करते हैं। इस तरह ये आपके पास 10 चीज़ें आएंगी जिनको आपको देखना है, जिसमें मटेरियल है, ओरिजिन है, पर्पस है, कलर है, जिसमें आपके पास आपको एक ख़ास अरेंजमेंट में चीज़ों को लेकर के चलना होता है। आप उस अरेंजमेंट को वायलेट नहीं करेंगे। ग्रिप इंस्टीट्यूट की जो इंग्लिश की बुक है उसमें ये रूल पेज नंबर 32 के ऊपर बड़े वाज़ह तौर पर अच्छे तरीके के साथ एग्जाम्पल्स के साथ लिखा हुआ, और ये इंग्लिश के उन रूल्स में से है जिनको मैं रट्टा मारने का कहता हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी भी रट्टा रेकमेंड नहीं करता ग्रामर के लिए, और होना भी नहीं चाहिए। तो अगर हम उस अरेंजमेंट को ज़हन में रखते हुए चलेंगे तो हमें सबसे पहले ओपिनियन को देखना है, उसके बाद हमें साइज़ को देखना है, उसके बाद हमें फिजिकल अपीयरेंस को देखना है, कलर को देखना है, और उसके बाद पर्पस को हमको देखना है, लास्ट पर्पस को। अगर आप उस अरेंजमेंट को याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, अल्फा है, जिसमें चीज़ें उस अरेंजमेंट के तहत लिखी हुई हैं। और अरेंजमेंट लाजमी याद रखिएगा, पेज नंबर 32 उसकी जो अरेंजमेंट है उसमें एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आपने पढ़ना है, उसके साथ एग्जाम्पल को पढ़ना, उस टेबल को मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से रट्टा मारना आपने। बोथ स्पीकर एंड हिज स्पीच, देखें हम रूल में पढ़ते हैं कि अगर हम होल का वर्ड यूज़ करेंगे तो आर्टिकल हम यूज़ करेंगे होल से पहले, अगर हम बोथ का वर्ड यूज़ करेंगे तो आर्टिकल हम यूज़ करेंगे बोथ के बाद, और अगर हम आल का वर्ड यूज़ करेंगे तो आर्टिकल हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, आर्टिकल आल के बाद। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ स्पीकर एंड हिज स्पीच, तो बोथ स्पीकर एंड स्पीच नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बोथ द स्पीकर एंड हिज स्पीच, या बोथ ऑफ द स्पीकर एंड हिज स्पीच। हमें बोथ के बाद लाजमी तौर पर आर्टिकल यूज़ करना है, बोथ को हम आर्टिकल के विदाउट सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है किंग जॉर्ज 5 हैड बीन मच ग्रीव्ड। देखिए मच और वेरी का जो रूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुकम्मल एक रूल इसका बना हुआ है, और ग्रिप की बुक में बड़े अच्छे तरीके के साथ डायग्रामिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे, देखें हम पॉजिटिव डिग्री के लिए, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के लिए वेरी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के लिए मच यूज़ करते हैं, उसके बाद वेरी हम यूज़ करते हैं आईएनजी एडजेक्टिव के लिए, उसके बाद हम कंपैरेटिव यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के लिए। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल वर्ड हैं, जिसमें हमारे पास टाइड का वर्ड है, जिसमें हमारे पास ग्रीव्ड का वर्ड है, जिसमें हमारे पास प्लीज्ड का वर्ड है, जिसमें हमारे पास ड्रंक का वर्ड है। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ असूल के मुताबिक तो मच आना चाहिए, लेकिन हम इनके साथ मच नहीं लिखते हैं, बल्कि हम इनके साथ वेरी लिखते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, मच हम यूज़ करते हैं उन एडजेक्टिव के लिए जो एक के साथ बनाए जाते हैं। वेक से अवेक बनता है, लाइव के साथ ए लगाने से अलाइव बनता है, स्लीप के साथ ए लगाने से अस्लीप बन जाता है। ये एडजेक्टिव्स, और इनका हम कभी भी वेरी नहीं बोलते। मतलब हम कभी नहीं बोलेंगे वेरी अस्लीप, हम कभी नहीं बोलेंगे वेरी अलाइव, हम बोलेंगे मच अलाइव, मच अवेक, मच अस्लीप। ये पूरा एक रूल है वेरी और मच, और मैं आपको बताता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ, अगर आपको ये रूल समझ नहीं आया है, अगर आपको ये रूल पहले से नहीं पता है, रूल समझ में नहीं आया है, तो ये आपने लाजमी तौर पर चाहे इंडिविजुअली मुझसे कंसल्ट कर लेना है, क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा। ये रूल आपने स्किप नहीं करना, इसमें कोई भी ज़रा सी भी कोताही नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। तो ग्रीव्ड एक ऐसा वर्ड है, ये उन एक्सेप्शनल वर्ड में से है जिनके साथ हम मच का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इनके साथ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, इसके साथ वेरी का। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा का। और मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये वेरी और मच वाले रूल को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। प्रायर टू 19th सेंचुरी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हैं, हम उनको कभी भी आर्टिकल के बगैर नहीं लिखते। तो प्रायर टू 19th सेंचुरी नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, प्रायर टू द 19th सेंचुरी। जब भी डेफिनेट नंबर लिखना है, जब भी पोजीशन लिखना है, तो उसको आपने आर्टिकल के विदाउट नहीं लिखना है। माई ब्रदर डैश ऑफ एज आफ्टर 2 ईयर, आज आफ्टर 2 ईयर का मतलब डेफिनेट फ्यूचर है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, विल कम। आई होप आई डैश फर्स्ट इन माई क्लास, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, आई शैल स्टैंड फर्स्ट। उसके बाद
हम सिनोनिम्स की बात जब करेंगे तो द करेक्ट सिनोनिम फॉर एग्जैपरेशन इज़ मीन इनरेजमेंट, क्योंकि एग्जैपरेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, एंगर होता है, इनरेज होता है। उसके बाद ग्लिसनिंग, द सिनोनिम फॉर ग्लिसनिंग इज़ ग्लीमिंग। उसके बाद हमारे पास द एंटोनिम फॉर एग्जैजरेशन इज़ ट्रू। एग्जैजरेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ के बारे में अपने पास से चार लगाना। जैसे हम अक्सर मैं बोलता हूँ कि एग्जैजरेशन मीन्स फूफो, जैसे फूफो का काम होता है काम बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, इसी तरह एग्जैजरेशन मीन्स, एग्जैजरेशन का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, ट्रू। जब आप सीधी सीधी बात बताते हैं, उसमें किसी चीज़ का एडिशन नहीं करते हैं। उसके बाद ग्रोगी मीन्स अनस्टेडी होता है, जब आपकी हालत गैर होती है तो ग्रोगी का एंटोनिम डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, स्टेडी। हिडियस का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, सेटिस्फाइंग। और इन वर्ड्स को आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लास्ट में हमारे पास लास्ट जो एक क्वेश्चन है वो सेंटेंस कंप्लीशन का, देयर वर विदाउट डैश हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जॉब। कहता है अगर मैं कोई मुबालगा आराई नहीं करता, अगर मैं कोई अपने पास से नहीं लगाता, तो फिर भी मैं कहता हूँ कि विदाउट एनी एग्जैजरेशन, ये हम एक्सप्रेशन बोलते रहते हैं, ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं, हम ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनी ज़िंदगी में बोलते रहते हैं। हम बोलते हैं कि किसी मुबालगा राय के बगैर ऐसा हुआ, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, विदाउट एग्जैजरेशन। यहाँ तक हमारा टेस्ट 3 की डिस्कशन ख़त्म होती है। आप बेटों और बेटियों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा घर पे बैठे रह के परेशान नहीं होते रहना, मैसेज कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है, कैंपस में आ जाना है। हम आप लोगों के लिए मौजूद हैं, मैं यहाँ पर कैंपस में मौजूद हूँ, क्लासेस के बाद मैं यहाँ पर मौजूद रहता हूँ। अगर आपको इंडिविजुअली कोई चीज़ समझनी है, इंडिविजुअली कोई चीज़ पूछनी है, तो सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अपने टीचर कंसर्न से आके, आप अपने जो टीचर हैं आपके सब्जेक्ट के, आप उनसे आके पूछ सकते हैं। और ग्रीप इंस्टीट्यूट की यही खूबसूरती है कि कभी भी बच्चों को ना नहीं की जाती, किसी भी सूरत में बच्चों को फैसिलिटेट